हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे और आपका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था टीचिंग इवैल्यूएशन एक्शन रिसर्च एंड राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, सो इसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और आपके सामने पहला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है? ऑप्शंस है अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। कि एक शिक्षक पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है बच्चों के सामने और उसके बाद वो एक सामान्य नियम बता रहा है। तो जो शिक्षक है वो कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है? वो डायरेक्टली बच्चों को फॉर्मूला नहीं बता रहे, वो पहले एग्जाम्पल दे रहा है बहुत सारी। सो यहां पर देखिए, जो शिक्षक है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर वाले शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। शिक्षण प्रविधि या टीचिंग टेक्निक में ऑप्शंस हैं पाठ्य विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, पाठ्य विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, या विषय वस्तु के कार्य विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। चलिए, शिक्षण प्रविधि या टीचिंग टेक्निक्स में किस पर अधिक बल दिया जाता है? सभी को आंसर करना है, आप कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रविधि या शिक्षण टीचिंग टेक्निक्स में पाठ्य विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण अवयव यानी टीचिंग स्ट्रेटेजी का निर्माण किया जाता है शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को प्रेरणास्पद बनाने हेतु, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। किस कार्य के लिए आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी का निर्माण किया जाता है? आप लोग भी किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले उसका एक टीचिंग स्ट्रेटेजी आप तैयार करते हो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, आपका क्या प्लान रहने वाला है। तो स्ट्रेटेजी आप क्यों तैयार करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल, अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम एक टीचिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। ताजमहल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण मतलब मुंह से बोलकर ही समझा रहे ताजमहल दिखता कैसा है, उसका चित्रण वो शब्दों से ही कर रहे हैं। तो कौन सी प्रविधि अपना रहे हैं वो ऑप्शंस देखिए। उदाहरण प्रविधि, इलस्ट्रेशन टेक्निक, विवरणात्मक प्रविधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक, सम्मेलन प्रविधि, कॉन्फ्रेंस टेक्निक, स्पष्टीकरण प्रविधि, एक्सपोजिशन टेक्निक। ध्यान देंगे, यहां पर कोई चित्र नहीं है, कोई इमेज नहीं है, केवल वो मौखिक शब्द चित्रण कर रहे हैं, मुंह से बोलकर बच्चों को वो चीजें बता रहे हैं ताजमहल के बारे में।
सो टीचर जो है वो बच्चों को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ताजमहल के बारे में विवरण दे रहे हैं, उसका आकार, रंग, आकृति, साइज, शेप, ठीक है, इसके बारे में विवरण दे रहे हैं। सो बिल्कुल विवरणात्मक प्रवृत्ति, डिस्क्रिप्शन टेक्निक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है, एग्जाम में ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस बन के आएंगे। आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें आपको टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड आपको पहचानना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण अवयव या टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है, कम व्यापक होता है, अधिक विशिष्ट होता है या कम विशिष्ट होता है? चलिए आंसर करेंगे। टीचिंग स्ट्रेटेजी टीचिंग मेथड से कैसा होता है, विशिष्ट व्यापक होता है कि नहीं होता है? तो टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है आपका टीचिंग मेथड से अधिक व्यापक होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अधिक व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण अवयव या टीचिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित नहीं है? ओके, ऑप्शन है शिक्षण अवयव शिक्षक की शिक्षण कुशलता में वृद्धि करती है, शिक्षक की कर्तव्य निष्ठा में वृद्धि करती है, शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी विशेषता टीचिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित नहीं है बोला गया है, ध्यान देंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन में सहायता करती है, इसका कोई संबंध नहीं टीचिंग स्ट्रेटेजी से। ऑप्शन सी का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी होती है। ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु, या उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। किनके लिए अधिक लाभकारी होती है यह शिक्षण की व्याख्यान विधि? मतलब लेक्चर मेथड की बात की जा रही है। और ये सबसे अधिक लाभकारी होती है उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो आप लेक्चर देके निकल जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको आपको अच्छे से उदाहरण से या खेल खेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो इससे सबसे अच्छा व्याख्यान विधि है उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति टीचिंग स्ट्रेटजी प्रभुत्ववादी यानी ऑटोक्रेटिक नहीं है? प्रभुत्ववादी नहीं है बोला गया है। प्रदर्शन नीति डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, निर्देशन नीति डायरेक्टिंग स्ट्रेटजी, व्याख्यान नीति लेक्चर स्ट्रेटजी, या अभिक्रमित अनुदेशन नीति प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। कौन सी शिक्षण नीति प्रभुत्ववादी यानी ऑटोक्रेटिक नहीं है बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे सही आंसर भी पूछ सकते हैं, रॉन्ग आंसर भी पूछ सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। निर्देशन विधि या डायरेक्शन स्ट्रेटेजी का यहाँ पर शिक्षण स्ट्रेटेजी में प्रभुत्ववादी या ऑटोक्रेटिक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
निर्देशन निधि। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। प्रदर्शन शिक्षण विधि, डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड आदर्श विधि है। किन के लिए आदर्श विधि है? ऑप्शंस देखिए। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालकों हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, या उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड आदर्श विधि है किन के लिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षण को माना जाता है समग्र, मोलर, आणविक, मॉलिक्यूलर, ए तथा बी दोनों ही, चयन में से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद आप में से किसी को इसका सही आंसर पता ना हो कि शिक्षण को क्या माना जाता है। मॉलिक्यूलर, आणविक। शिक्षण को आणविक माना जाता है, मॉलिक्यूलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण है। ऑप्शंस देखिए। विभिन्न उद्दीपकों का प्रयोग करना यूजिंग वेरियस स्टिमुलसेस, विभिन्न अधिगम परिस्थितियों का उपयोग करना, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया, शिक्षक द्वारा स्वयं की क्षमताओं का उपयोग करना। शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया। यह शिक्षण कार्य का सबसे प्रमुख गुण होना चाहिए। जब एक टीचर स्टूडेंट के मध्य इंटरेक्शन होगा तभी तो टीचिंग हो पाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण युक्तियों का निर्धारण, विषय वस्तु का निश्चयीकरण, या ए बी सी तीनों ही। शिक्षण के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? सो यहां पर ये तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण युक्तियों का निर्धारण और विषय वस्तु का निश्चयीकरण। से यहां पर आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षण अधिगम का स्तर होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, विमर्शी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लेवल, या ए बी सी तीनों ही। शिक्षण अधिगम का स्तर किस लेवल का होता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्श चिंतन स्तर, ये तीनों ही स्तर होता है शिक्षण अधिगम का स्तर। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों ही आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगेन ए बी सी तीनों ही। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। शिक्षण अधिगम संबंध निरूपित किया जाता है। कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के रूप में, दो प्रभावों के मध्य संबंध के रूप में,
दो कारणों के मध्य संबंध के रूप में या ए बी सी तीनों ही? शिक्षण अधिगम संबंध किस रूप में निरूपित किया जा सकता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके टीजीटी और पीजीटी के लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पीपीएससी, एस्टेट जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कारण प्रभाव रूप में या कॉज एंड इफेक्ट के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं शिक्षण अधिगम संबंध को। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक के विचारों को विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना, शिक्षण अधिगम के मध्य अनुबंध या बॉन्ड स्थापित करना। क्या है शिक्षण का उद्देश्य आपके अनुसार? 4 ऑप्शन है, पढ़ के बताइए। सो आंसर क्लियर है, शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण को परिभाषित करते समय निम्नलिखित में से किस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं का उल्लेख, अधिगम क्रियाओं का उल्लेख, शिक्षक की शैक्षिक कुशलता का उल्लेख। शिक्षण को परिभाषित करने समय किस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शंस में से शिक्षक की शैक्षिक कुशलता का उल्लेख करना यहां पर आवश्यक नहीं माना जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम अनुक्रमों का अभिकलन करने के लिए आवश्यक है। सॉरी, अभिकलन नहीं, वो अभिकल्पन है। वो अभिकल्पन मीन्स डिजाइन। ऑप्शन से अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का विश्लेषण करना, मूल्यांकन परीक्षण का सुनिश्चितीकरण करना, या उपयुक्त तीनों ही। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम अनुक्रमों या सीक्वेंस का डिजाइन करने के लिए क्या आवश्यक है? सो ये तीनों चीजें ही आवश्यक है। यहाँ पर तीनों चीजें ही आवश्यक है, अधिगम उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप में परिभाषित करना, विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान का विश्लेषण करना और मूल्यांकन परीक्षण का सुनिश्चितीकरण करना। सो ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे, तीनों ही आवश्यक हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तथ्य पर बल देना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों के विषय में जानकारी रखना, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों के अधिगम शैली या लर्निंग स्टाइल की जानकारी रखना, या ए बी सी तीनों पर ही। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए एज अ टीचर आपको किस तथ्य पर बल देना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सो यहाँ पर तीनों तथ्य भी आपके इंपॉर्टेंट है और हम तीनों तथ्य पर ही बल देंगे। सो बिल्कुल ए बी सी तीनों पर ही आपका आंसर हो जाएगा। तीनों तथ्य आप लोग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन,
विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति उपयोगी प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन है कक्षा में अपसारी अभिसारी प्रश्नों को पूछना, संपूर्ण से अंश की ओर, शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध या शिक्षक छात्र संबंध। कौन सी प्रवृत्ति उपयोगी नहीं है बोला गया है अधिगम उत्पन्न करने के लिए? तो शिक्षक छात्र संबंध तो उपयोगी है अधिगम के लिए, संपूर्ण से अंश की ओर भी उपयोगी है, और अभिसारी अपसारी चिंतन भी उपयोगी है, लेकिन शिक्षक और प्रधानाचार्य के मध्य संबंध का यहां पर कोई उपयोग नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है तथा यह शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, रेमर्स एवं गेज का या एडम्स का? किसका कथन है ये पढ़िए और आंसर कीजिए। ये कथन था आपका कोठारी आयोग का। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोठारी आयोग का कथन था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और हमारा अगला क्वेश्चन है 47 देखिए। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का अर्थ नहीं है शिक्षक के मापदंड निर्धारित करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का निर्धारण करना, विद्यार्थियों में एकता का विकास करना, विद्यार्थी में विषयगत कमजोरियों का विश्लेषण करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन मूल्यांकन का अर्थ नहीं है बोला गया है? आप से मुझे क्लास के अंदर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों में एकता का विकास करना, इसका मूल्यांकन के साथ कोई संबंध नहीं है। सो ऑप्शन सी यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं है मूल्यांकन के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय है। देखिए ऑप्शंस, विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण विषय वस्तु का शिक्षक द्वारा पूर्ण करना, शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका, शैक्षणिक गतिविधियों को नियमानुसार मूल्य प्रदान करना। मूल्यांकन के क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? पढ़िए, 4 ऑप्शंस है आपके सामने और आंसर करेंगे। मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय कि विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत आए हुए व्यवहारगत परिवर्तनों को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यवहार का पक्ष समाहित है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या ए, बी तथा सी तीनों ही? मूल्यांकन में विद्यार्थी का व्यवहार का पक्ष किससे समाहित है या किसमें समाहित है? व्यवहार का पक्ष। बिल्कुल, व्यवहार में आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही आ जाएंगे। सो ऑप्शन डी, ए, बी, सी तथा तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज दोनों से जो वांछनीय सूचना प्राप्त की जाती है उसको ही आधार मानकर चला जाता है, यह मत व्यक्त किया है कोठारी आयोग ने, नई शिक्षा नीति 1986 ने, रैमर्स एवं गेज ने या रॉस ने? यह मत व्यक्त किया गया है रैमर्स एवं गेज के द्वारा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन देखिए। मापन एवं मूल्यांकन दोनों ही परस्पर समानार्थी हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है। मूल्यांकन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है।
और इसके आगे की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये आपका सत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।